और स्टीव वित्कॉफ वहाँ पे, और साथ उनके ओमान का जो डेलीगेशन है वो पहुँच गया था आज सुबह। क्योंकि ये बात मैंने पहले की थी कि ओमान के लोग ही दरमियान में सालसी का किरदार अदा करेंगे। तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक्ची वो और स्टीव वित्कॉफ के दरमियान मुलाकात हुई और मुलाकात ख़त्म हो गई और मुस्बत रही। सही, मुस्बत रही। ये ज़हन में रखें कि इस दौरान, ये एक हफ्ते के बाद हुई है ना, इससे पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी ओमान में। पिछले हफ्ते हुई थी मुलाकात ओमान में, और ओमान में मुलाकात हुई थी तो ये हुई थी कि उस वक्त ये बहस चल रही थी कि डायरेक्ट होंगी, डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी। तो हमने बताया था, डिस्कस भी किया था कि एक कमरे में वो बैठे थे, कमरे में आखिर में सलाम दुआ हो गई थी, तस्वीर उससे नहीं उतरी थी लेकिन, और ओमान के लोग ही दरमियान में सालिसी कर रहे थे। अब आज जो मुलाकात हुई है, इस एक हफ्ते में क्या हुआ है? इस एक हफ्ते में ये हुआ है कि ईरान के वजीर खारजा गए हैं मॉस्को पुतिन के पास, और सर्जेई लेवरोव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पुतिन से उनकी तवील मुलाकात हुई है। और स्टीव वित्कॉफ जो हैं वो पहुंचे हैं फ्रांस, और मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन से। इसी दौरान इटालियन प्राइम मिनिस्टर गई हैं, उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई है। ट्रंप ये ट्रेड वॉर में ठंडे हो गए हैं, बल्कि कल तो ट्रंप साहब ने अजीब ही बात की है रात को। वो कहते हैं बड़ी जल्दी हमारी चाइना से बातचीत शुरू होने वाली है, आई एम लुकिंग फॉर गुड डील। मैं अच्छे मामला चाह रहा हूँ, शी जिनपिंग, इतना हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी शी जिनपिंग से। तो वो ऐसा आहिस्ता ट्रंप साहब जो हैं वो, मतलब है कि वो हटो बचो कर पीछे हट रहे हैं वो भी। ठीक है, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, ये तो चलती रहती हैं चीज़ें मुझे, ये ट्रेड वॉर फलाना दिमाग करना, देखें ना हमारा भी तो नुकसान हो गया, उनका भी तो हो गया फलाना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बात आगे चल रही है। लेकिन ये कि इस दौरान ईरान ने कंसल्टेशन की मॉस्को से, सऊदी अरेबिया के वजीर दिफा का की आमद हुई तेहरान, और वो ख़त लेकर आए शाह सुलेमान का। ठीक है, जो शहजादा खालिद बिन सुलेमान आए और वो रहबर से मिले। ये सारी इस हफ्ते डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इसी दौरान जो मार्क रूसी हैं जो कि IAEA के सरबराह हैं, वो भी ईरान का दौरा उन्होंने भी किया। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ ये सारे मामला इस हफ्ते हुए। और स्टीव वित्कॉफ ने इस दौरान जो है वो मैक्रोन से और बाकी लोगों से उन्होंने बात की, और साथ ही इस हफ्ते ये भी हुआ कि यूक्रेन की मिनरल्स की डील साइन हो गई, जिसका मुसव्वदा इस वक्त हमारे हाथ में है। और ये जो है इसके ऊपर, ये सेकंड स्लाइड हम दिखाएं तो इसके ऊपर सेक्रेटरी US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने साइन किए हुए हैं अमेरिका की तरफ से, और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूलिया सेवरदिंको, इनके साइन हैं यूक्रेन की जानिब से। और ये जो है ये इब्तिदाई मुसव्वदा है मिनरल्स का, और मिनरल्स इस तरह से कि एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड बनेगा और उसके अंदर ये पैसे जाएंगे। तो ये जो है ये अल्टीमेटली जो है ये इसके ऊपर ये फाइनल जो डील होगी ये आखिर में से लेकर ये वेरेज जो लास्ट इसका बिल्कुल हम नीचे जाएं अगर यहाँ पे, तो ये लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिमयाल विल विजिट वाशिंगटन DC द वीक ऑफ 21 अप्रैल से लेके, और वहाँ ट्रेजरी सेक्रेटरी से फिर मुलाकात होगी, और 26 तारीख को ये साइन हो जाएगा। ये बात हम कल कह चुके हैं, लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस एग्रीमेंट की, जो एग्रीमेंट मिनरल्स के बारे से जो यूक्रेन ने सरेंडर किया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि ईरान के और इनके मामला जो तय हुए हैं उसमें ईरान ने ये मामला उठा दिया है कि इसराइल को रोका जाए, इसराइल को रोका जाए, और इसराइल के ऊपर जब तक मामला हल नहीं होंगे तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ये ध्यान में रखें कि इस पे सऊदी अरबिया ऑन बोर्ड है, और इस पे UAE और अरब प्लान जो मिस्र और ये सारे मुल्क ऑन बोर्ड हैं कुछ मामलात पे। अच्छा, आप ये देखें जब से गजा का मामला चला है, मैंने शायद ही अपनी हालिया जो तारीख़ है या कभी इतनी मुसलमान मुल्कों के अंदर यकजहती देखी हो। वो मुल्क जो आपस में लड़ रहे थे वो गजा पे एक हो गए, बुरी तरह से लड़ रहे थे, वो एक हो गए सारे।
क्या तुर्की, क्या यूएई, क्या इजिप्ट, क्या सऊदी अरेबिया, क्या ईरान, सारे मुल्क गजा के ऊपर एक हो गए। और क्या मगरबी ममालिक, मतलब मगरबी ममालिक को अगर जो अभी हार्वर्ड में और बाकी जगहों पे भुगत रहे हैं, लेकिन ये है कि ये मामला भी इससे भी निकल जाएंगे। ये हार्वर्ड शावर्ड जितनी है ना यूनिवर्सिटियाँ चल नहीं सकती ये बाहर से जितना पैसा इनको स्टूडेंट्स देते हैं ना, इनके हॉस्टलों के अंदर जो है ना वहाँ पे जो है ना वो धोबियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी अगर बाहर से स्टूडेंट्स, ओवरसीज़ स्टूडेंट्स इनको नहीं गए इनके पास, तो जितनी जितनी कमाई वहाँ हो रही है और ये दुनिया चली गई ऑनलाइन एजुकेशन पे मुकम्मल तौर पे, तो सबसे ज़्यादा सत्यानाश हवा सत्यानाश इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का होगा। इनके जो बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, बड़े बड़े महलात किस्म के, आएँ जी तशरीफ़ लाएँ, खाना खाएँ, फ़लाँ करें, ये करें वो करें। तो हार्वर्ड में और MIT और स्टैनफोर्ड में ज़िंदगी गुजारी हुई है, ज़िंदगी गुजारने वाला काफ़ी साल गुजारे हुए हैं। तो ये या तफ्स में, तो बात ये है कि वो बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो चलते बाहर के, अच्छा एक तो उनका अपना पैसा है, फिर उनके अपनी इंडोमेंट से पुराने अदारे हैं वो, लेकिन ये कि बाहर के स्टूडेंट्स को लोकल के लिए कुछ और होता है, बाहर से कोई इंडिया से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई कतर से आ रहा है, कोई सऊदी अरेबिया से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई UAE से आ रहा है, उनके लिए कुछ और उनके जो है वो उनकी फ़ीस भी डिफरेंट होती है और उनका रहना सहना उसमें बड़ी कमाई करते हैं वो। अब इशू ये सारा कि अगर ये बंद कर देते हैं वीज़े और ये नहीं है वो, भाई नखरे क्या दिखा रहे हैं, आपको पैसे दे के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, ठीक है ना, स्टूडेंट वीज़े कैंसिल करो, फलां करो, ये करो, दिमाग ना, तो यहाँ से मेरे ख्याल से इससे भी वापसी होगी, इससे भी वापसी होगी ट्रम्प साहब की। अच्छा अब ये है कि तो एक तो बात ये हुई कि ये अब क्या होगा, मुज़ाकरात तो हुए ईरान के और अमेरिका के, स्टीव वित्कॉफ के और जो अब्बास अरगची और ख़त्म हो गए। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट ये कि ईरान ये कह रहा है कि जी 2015 में जो मुआहदा हुआ था ओबामा दौर का, ठीक है, उसके ऊपर आगे चला जाए। अच्छा अमेरिका की तरफ से क्योंकि डबल बातें होती रही हैं, कभी ट्रम्प ने ख़त्म कर दिया, नहीं फिर शुरू कर रहे हैं, फिर ख़त्म हो गया, फिर आगे कर रहे हैं, कभी इसराइल को आंख मार दी, अच्छा जी पूरी दुनिया की फ़ौजें जमा होनी शुरू हो गई कि हमला होगा ईरान पे हमला होगा, अच्छा जी उसके बाद फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छाप दी कि जी वो तो हमले का आखिरी मिनट पे ट्रम्प साहब और तुलसी गैबर्ड और सारे के सारों ने कहा नहीं हमला हमें नहीं करना चाहिए। तो एक वहाँ पर कन्फ्यूजन है ओवल ऑफिस के अंदर, और वो जाहिर भी हो रहा है, पूरी दुनिया के ट्रेड वॉर छिड़ दी, उसके बाद हर मुल्क से बात करेंगे, वही किससे 75 मुल्कों से क्या बात करेंगे 90 दिन में 12। अब ये है कि वो उन्होंने ये, और मैं पहली बात करूँ कि स्टीव वित्कॉफ जो है कमाल की शख्सियत बन के उभरे हैं, जो कि अमन और शांति की बात करें और कैरियर डेवलपमेंट भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा उन्होंने जो है वो 2-3 बातें उन्होंने, ईरान ये कह रहा है कि जी आप इसराइल का मामला भी हल कराएं और हम जो है वो नहीं जाएंगे, अपने हथियार नहीं ख़त्म करेंगे, मतलब हम यहाँ से एनरिचमेंट नहीं ख़त्म करेंगे। और ईरान को प्रोवोक करने में बहुत बड़ा रोल है नेतन्याहू का। नेतन्याहू जब पिछली मुलाकात में ये नेतन्याहू बैठा हुआ था, रॉन डेनबर भी इनके साथ था, रॉन डेनबर की रात को मुलाकात हुई, मैंने कल भी बात की थी कि रॉन डेनबर की और डेविड जो बार्निया जो मोसाद का सरबराह है उसकी मुलाकात हुई है स्टीव वित्कॉफ से, लेकिन जो बात की थी वहाँ पे नेतन्याहू ने कहा था कि जी ईरान का जो न्यूक्लियर है उस न्यूक्लियर को बिल्कुल उस तरह से हमें टैकल करना चाहिए जिस तरह से हमने टैकल किया था, या जिस तरह से दुनिया ने टैकल किया था लीबिया को। अच्छा अब ये एक बड़ी ये एक खौफनाक, ये मैं यहाँ पे 6 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा नेतन्याहू ने क्या बात की थी। 6th, Libya dismantled its own nuclear program, a viable model for Iran, understanding PM Netanyahu's preferred scenario। अच्छा अब हुआ क्या था, कर्नल कदाफी के साथ हुआ क्या था? 2003 में कर्नल कदाफी इस लारे लप्पे में आ गए थे कि उनके ऊपर से पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया उनका ऑयल ख़रीदेगी लीबिया का, और बुश साहब उनके सदके वारी जा रहे थे और ब्लेयर और ये सारा जो ग्रुप था, और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया।
सिरे से ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने कहा न्यूक्लियर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, पीसफुल हथियार ये वो सारे ख़त्म कर दिए। और ये जो है ये मैं 2003 के आपको ज़रा 3 न्यूज़पेपर्स दिखाना चाह रहा हूँ। सेकंड इंडिपेंडेंट 2003 का, लीबिया गिव्स अप न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स। फिर वॉशिंगटन पोस्ट, ये तीनों जो हैं ये 20 दिसंबर 2003 के न्यूज़पेपर्स हैं। वॉशिंगटन पोस्ट 20 दिसंबर 2003, लिबियास कद्दाफी प्रोमिसेस टू गिव अप बैंड वेपन्स। और फिर फोर्थ स्लाइड, न्यूयॉर्क टाइम्स 20 दिसंबर 2003, लिबिया टू गिव अप आर्म्स प्रोग्राम्स बुश अनाउंसेस। इन्होंने अनाउंस किया और जनाब मुलाकातें हुई बहुत ज़बरदस्त, ये वो सारा कुछ कर कर। उसके कुछ अरसे के बाद चंद साल गुजर गए आगे जाके, और चंद साल जब गुजरे तो वही नेटो और वही अमेरिका उन्होंने लिबिया को निशाना बनाया। और लिबिया को निशाना बनाने के बाद कर्नल कद्दाफ़ी के जो ओपोनेंट्स थे उनको सपोर्ट किया, और कर्नल कद्दाफ़ी को बहिमाना अंदाज में उनके जो रेबल्स थे उन्होंने कत्ल किया सड़क के ऊपर, सड़कों पे। वो मनाज़िर हमारे सामने हैं। और उसके बाद जो है वो कहा ही जाता है कि शुमाली कोरिया ने जो अपना न्यूक्लियर तेज़ किया, अमेरिकन ही कहते हैं कि शुमाली कोरिया ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ किया वो कर्नल कद्दाफ़ी, ये ट्रंप आए थे ना क्या ख़त्म कर दें आगे कर दें, पहले उसमें देखें आगे गुडी गुडी एक बड़ी सुहानी दुनिया की तरफ चलते हैं। तो वो जो किम जोंग यूंग हैं उनके जहन में हमेशा कर्नल कद्दाफ़ी का अंजाम रहा है। और ये इसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल 2017 में आया था, 5th, ये मैं कोट करूँगा कि हाउ द मिजरेबल डेथ ऑफ मोमर कद्दाफ़ी फैक्टर्स इनटू किम जोंग उन्स न्यूक्लियर एम्बिशंस। कि वो उसके जहन में, चूँकि हमेशा ये है कि अमेरिका जो भी बात करते हैं तो भाई चाहे यूक्रेन, अब उस ज़माने में यूक्रेन नहीं हुआ था लेकिन अब तो यूक्रेन का भी सत्यानाश हो, न्यूक्लियर उनके ख़त्म हो गए। तो ये जो इन्होंने बात की, ये दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लिबिया 6 स्लाइड, अगर इसराइल नेतन्याहू को माइंड पढ़ना चाहें तो ये कि भाई ये लिबिया डिसमेंटल कर दे और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे, और ये सबसे अच्छा मॉडल है। नेतन्याहू के जहन में ये था कि ये खुद ही ख़त्म कर दें, और बाद में जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर अच्छा, तो यहाँ पर मामला अटका हुआ है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो अब क्या होगा, फिर वही बात, अब क्या होगा, अगले सैटरडे को फिर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होंगे, और वो अब होंगे ओमान में। सही। ओमान ने सालिसी की, लेकिन ये यूरोप में हुए ना, अब वापस ओमान में होंगे और अगले सैटरडे को होंगे, यानी आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद। लेकिन इन मुज़ाकरात, अच्छा पेशरफ्त हुई है इसमें, इसको मुस्बत कहा गया है। इन मुज़ाकरात के दरमियान 2 चीज़ें और होंगी। एक तो यह है कि क्रेमलिन की तरफ से आज एक ऐलान हुआ है, और वो अचानक हुआ है, और ये जो शख्सियत हैं इनको ये कम मैंने देखा है जाते हुए, सफ़र करते हुए। ये है 10 स्लाइड। ओमान के जो सरबराह हैं वो मॉस्को जा रहे हैं। ओमान जहां मुज़ाकरात होने हैं, ये मैं 10 स्लाइड क्रेमलिन का लामिया यहाँ पे शो आपको बता रहा हूँ। क्रेमलिन की तरफ से जो कुछ देर पहले अनाउंसमेंट हुई है, ऑन अप्रैल 22, ठीक है, टॉक्स विल बी हेल्ड इन मॉस्को बिटवीन व्लादिमीर पुतिन एंड सुल्तान ऑफ ओमान हैतम बिन तारिक अस-सईद। इनकी ये स्टेट विजिट होगा और 22 अप्रैल को इनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट पुतिन से। ये ऐलान हुआ है मॉस्को की तरफ से। वहां के सरबराह या सुल्तान जहां पर मुज़ाकरात होने, ये बड़े कमाल के हैं। ये जो हैं ये 2020 अपने ओहदे पे ओमान को देख रहे हैं, और ओमान की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। चंद रोज़ पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इनको कॉल की थी, खामोशी से, चुपके चुपके। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कॉल की थी कि आप ये प्लीज़ ज़रा ईरान का मामले को ज़रा संभालें, और ये वो सारा। हुतीस की जब टॉक्स होती हैं तो भी ओमान में होती हैं, जब ईरान और अमेरिका के मसले मामलात हो रहे हैं तो भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो ओमान का एक रोल हो गया, और ओमान के जो सुल्तान हैं वो अब जा रहे हैं मॉस्को, और मॉस्को में उनकी मुलाकात होगी। उससे पहले जो अगला डायलॉग हो रहा है ईरान का और अमेरिका का, और ओमान में होने। ये जो है ओमान के जो सुल्तान हैं ये 2020 में अपने ओहदे पर आए थे, और उससे पहले 2020 से पहले 1970 से 2020 तक वहाँ पे सुल्तान काबूस थे।
यानी ये कितने साल बनते हैं, 70 से 80 90, काफ़ी साल, कई दिहाइयों तक। तो वो मशरिक़ वस्ता के सबसे, या दुनिया के सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक अगर कोई किसी रियासत के कोई सरबराह रहे हैं, सुल्तान काबूस रहे हैं, बहुत पॉपुलर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत। और उनका इंतकाल 2020 में हो गया था। उनकी औलाद नहीं थी, तो ये उनके कज़न है। उनकी कैबिनेट में भी, उनके करीब भी बहुत, और ये उनके कज़न, और बड़े कमाल अंदाज में फिर ये सुल्तान काबूस के दौर में जिस तरह से मस्कत ओमान आगे गया, और फिर ये भी आगे लेके जा रहे हैं ओमान को, तो बड़े ज़बरदस्त आदमी। अब इनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट पुतिन से। इसी दौरान जो अमेरिका है, अमेरिका की तरफ से बयान हुआ है। अच्छा, एक शख्स और एक्टिव हो गया दरमियान में। अब आप देखें कि मैं ज़रा पहले उस शख्स का जिक्र करूँ, वो हैं एडम बॉलर। एडम बॉलर वो हैं जो हमास के साथ डायरेक्ट बात कर रहे थे, और हमास के साथ बात कर खप्पड़ गई थी कि हमास से क्यों बात हो रही है, और डायरेक्ट बात अमेरिका क्यों कर रहा है। उनको ओहदे से हटा दिया था, ऐसा हुआ था ना, उनको ओहदे से हटा दिया था। उन्होंने डायरेक्ट बात कर ली थी हमास से, और वो जो है वो ने कहा था नहीं अब तो स्टीव विथ कॉफ़ी करेंगे, ये डायरेक्ट। और बड़ी खप पड़ गई थी कि ये हमास से डायरेक्ट बात कैसे। अमेरिका में भी वहाँ पे जो ज़ायनिस्ट लॉबी एक है, जो वहाँ पे न्यू कॉन्स हैं, जो भी हैं, तो वो जो है वो एक्टिव हो गए थे। इसराइल में खप पड़ गई थी। इनको अपने उहदे से इन्होंने कहा था कि मैं इसमें पीछे हट गए थे। ये दोबारा बहाल हो गए, एडम बॉयलर। और ट्रंप ने इनसे कह दिया कि हमास से डायरेक्ट बात करो, इसराइल को निकाल के हमास से डायरेक्ट बात करो, हमास से खुल के बात करो डायरेक्ट। अगर हम ईरान से बात डायरेक्ट हो रही है तो क्या ये बकबक झिक झिक डाली हुई है।